हेलो एवरीवन, वेलकम टू शर्वित श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 83 है। 82 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरा टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखिए, मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि टेस्ट नंबर 1 से कहाँ मिलेगा। तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 की। वहाँ पे आपको टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 83 एंड कंटिन्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक देखा नहीं है वो जो है कि टेस्ट नंबर 1 से देखेंगे, क्योंकि टेस्ट नंबर 1 से अगर देखते हैं तो काफ़ी क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नौपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है कि उत्तर भारत में अवस्थित दावोजली हेडिंग स्थल से चीन के साथ संपर्क के संकेत मिलते हैं। दूसरा है कि उत्तर पश्चिम के स्थल मेहरगढ़ से शिकार से पशुपालन अवस्था के संक्रमण के साथ मिलते हैं। बात की जा रही है नौपाषाण काल की। ठीक है, इसके संदर्भ में और जो भी सही उत्तर है वो चूज करना है आपको। ठीक है, तो देखिए, उत्तर भारत में अवस्थित दावोजली हेडिंग स्थल से चीन के साथ संपर्क के संकेत मिले हैं। देखिए, ये जो दावोजली हेडिंग है, ये स्थल दावोजली हेडिंग ये उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र घाटी में अवस्थित है और यहाँ से प्राप्त जो है कि जेडाइट पत्थर चीन के साथ संपर्क के संकेत देते थे। बट यहाँ पे क्या लिखा है, ये उत्तर भारत में अवस्थित, बल्कि ये उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र घाटी में अवस्थित है। तो ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि उत्तर पश्चिम के स्थल जो मेहरगढ़ है वहाँ से शिकार के पशुपालन अवस्था के संक्रमण के साथ मिलते हैं। ये आपका सही है और पहला गलत है। तो इसमें हो जाएगा कि केवल 2 सही है। अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है कि यह अधिनियम मानव अंगों के अवैध और अमानवीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। दूसरा यह दिया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मस्तिष्क मृत्यु को कानूनी तौर पर स्वीकार किया गया है। जो अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 का है, इसके संबंध में बात की जा रही है। ठीक है, तो यह अधिनियम मानव अंगों के अवैध और अमानवीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। बिल्कुल सही है। और इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मस्तिष्क मृत्यु को कानूनी तौर पे स्वीकार किया गया था। ठीक है, ये भी आपका सही है। देखिए, चिकित्सा मानव में ना दिनों दिन हो रहे मानव अंगों के अवैध और काफ़ी हद तक अमानवीय व्यापार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 को 4 फरवरी 1995 से जो है कि ये लागू किया गया है। और इस अधिनियम द्वारा जो अनुच्छेद 6 है उसमें मानव अंगों को अवैध व्यापार की रोकथाम के अलावा मरने वाले के हृदय और यकृति के प्रत्यारोपण को भी प्रकट किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों सही है। अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 से संबंधित, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। 19वीं शताब्दी के अंत में प्रगतिवादी महिलाओं द्वारा किए गए सुधारवादी कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है कि ब्रह्म समाजी नेता देवेंद्र नाथ टैगोर की पुत्री स्वर्ण कुमारी ने एक महिला पत्रिका भारती का संपादक किया, जिस कारण उन्हें भारत की प्रथम महिला संपादक होने का गौरव प्राप्त हुआ। दूसरा यह दिया गया है कि रामाबाई सरस्वती द्वारा पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की गई। 19वीं शताब्दी के अंत की बात की जा रही है कि प्रगतिवादी महिलाओं द्वारा किए गए सुधारवादी कार्यों से संबंधित ये बात की जा रही है। तो जब ब्रह्म समाजी नेता थे देवेंद्र नाथ टैगोर,
उनकी पुत्री स्वर्ण कुमारी ने एक महिला पत्रिका कौन भारती का संपादन किया, जिस कारण उन्हें भारत की प्रथम महिला संपादक होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो ये आपका सही है। और दूसरा है कि रामाबाई सरस्वती द्वारा पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की गई। ये भी आपका सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में लेखक का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उनकी कृतियां दी गई है। ठीक है, अगर कुलशेखर अलवर की अगर हम बात करें इन लेखक की, तो इनकी कृतियां क्या है, तो पेरुमल तिरुमोली है। ठीक है, चेरामन पेरुमल नयनार की कृतियां कौन सी है, तो आदियूल है। और चेक्किलार की कृतियां कौन सी है, तो पेरिय पुराणम है। और ओट्टकुत्तन की अगर हम बात करें तो इनकी कृतियां जो है कि कलिंग गतुपर्णी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा सही सुमेलित हैं लेखक और कृतियों का नाम। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3 एंड 4। कर्नवालिस कोड के संदर्भ में निम्नलिखित पदों का सही क्रम है। रजिस्ट्रार की अदालत, मुंसिफ की अदालत, जिला अदालत, सदर दीवानी अदालत, गवर्नर जनरल काउंसिल एंड प्रिवी काउंसिल। कर्नवालिस कोड के बारे में बात की जा रही है, इसका सही क्रम बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए न्यायिक व्यवस्था में सुधार का महत्वपूर्ण पड़ाव जो है कि कर्नवालिस कोड के रूप में सामने आया। इसके तहत जो है कि उसने घोषित किया कि न्याय तभी संभव है जब शासन की शक्ति का पृथक्करण कर दिया जाए। ठीक है, तो कर्नवालिस ने न्याय व्यवस्था का एक पाठ्यक्रम तैयार किया, जिसमें अगर नीचे से हम बात करें तो नीचे से था मुंसिफ की अदालत। ठीक है, पहले नंबर पे मुंसिफ की अदालत। ठीक है, उसके बाद से था रजिस्ट्रार की अदालत, ये हो जाएगा आपका दूसरे नंबर पे। ठीक है, उसके बाद से था रजिस्ट्रार की अदालत के बाद से जिला अदालत। ठीक है, जिला अदालत हो जाएगा तीसरे नंबर पे। उसके बाद से था आपका दीवानी अदालत। ठीक है, सदर दीवानी अदालत, ये हो जाएगा आपका चौथे नंबर पे। उसके बाद से आपका गवर्नर जनरल काउंसिल था 5वें नंबर पे और 6वें नंबर पे आपका प्रिवी काउंसिल था। तो ये हो जाएगा 2, 1, 3, 4, 5, 6, ये डी ऑप्शन आपका सही है। रैचिंग खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया कि इस प्रकार की खेती में भूमि की जुताई, बुआई, गुड़ाई आदि नहीं की जाती। इसके अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी आदि को चराया जाता है। और तीसरा है कि इस प्रकार की खेती अफ्रीका महाद्वीप में की जाती है। बात की जा रही है रेचिंग खेती की, इसके संदर्भ में बात की जा रही है। जो ये खेती का प्रकार है रेचिंग खेती, इसमें क्या होता है कि नहीं जुताई की जाती है, बुआई की जाती है, नहीं गुड़ाई की जाती है, ये सब सारी चीज़ें नहीं की जाती है। तो वहाँ से उगते क्या हैं, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरियां आदि को चराया जाता है। देखिए जो वनस्पतियां होती है वो तो अपने आप उग जाती हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि इसके लिए जुताई करना पड़ता है, फिर बुआई की जाएगी, फिर गुड़ाई की जाएगी, तब जाकर ये सब सारी चीज़ होगी। तो इस प्रकार की वनस्पतियां जो है कि अपने आप उग जाती है, जो कि भेड़, भैंस और बकरियां जो चरते हैं। तो इसको हम किस खेती के नाम से जानते हैं, तो इसको हम रैचिंग खेती के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपका ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। देखिए इस प्रकार की जो खेती होती है कहाँ पे होती है, तो इस प्रकार की खेती जो है कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तिब्बत तथा भारत में जो पर्वतीय या पठारी क्षेत्र हैं उसमें भेड़ बकरी चराने के लिए की जाती है। तो आपका ये गलत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और 2, मतलब कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश कौन सा है। तो कौन सा देश है, तो वो है आपका फ्रांस। देखिए फ्रांस के पूर्व में क्या है, विस्को की खाड़ी है, उत्तर में क्या है, इंग्लिश चैनल है, और दक्षिण में क्या है, भूमध्य सागर है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। डायना पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इस पुरस्कार की स्थापना जो है कि 1999 में तत्कालीन चांसलर गॉर्डन ब्राउन की अध्यक्षता में की गई। डायना पुरस्कार जो है कि 9 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को उनके सामाजिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। तीसरा है कि डायना पुरस्कार वेल्स की राजकुमारी डायना के 2 पुत्रों प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी द्वारा समर्थित डायना अवार्ड चैरिटी द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें आपको सही कथन बताना है, ठीक है। बात की जा रही है डायना पुरस्कार के बारे में, ठीक है। देखिए जो ये पुरस्कार है ना, इसकी स्थापना 1999 में जो तत्कालीन चांसलर गॉर्डन ब्राउन की अध्यक्षता में किया गया था डायना पुरस्कार का, ठीक है। डायना पुरस्कार में जो 9 से 25 वर्ष के आयु के वर्ग के जो युवा हैं उनको सामाजिक कार्य के लिए ये प्रदान किया जाता है डायना पुरस्कार, ठीक है। देखिए डायना पुरस्कार वेल्स की राजकुमारी डायना के 2 पुत्रों प्रिंस विलियम एवं प्रिंस हैरी इनके द्वारा समर्थित डायना अवार्ड चैरिटी द्वारा ये प्रदान किया जाता है डायना पुरस्कार। तो ये तीनों सही है, 1, 2 और 3। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देवी पाट मेला सहारनपुर, शाकंभरी देवी मेला बलरामपुर, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़, बटेश्वर मेला मथुरा। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देवी पाट मेला कहाँ पे लगता है ये? तो देवी पाट मेला जो है कि सहारनपुर में नहीं, ये बलरामपुर में लगता है। शाकंभरी देवी मेला ये कहाँ पे लगता है? तो ये आपका बलरामपुर में नहीं, सहारनपुर में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला ये कहाँ लगता है? तो ये आपका हापुड़ में लगता है। और बटेश्वर मेला ये कहाँ पे? मथुरा में नहीं, ये आगरा में लगता है। तो इसमें युग्म सही सुमेलित कौन सा है? ये सी ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश के जेके मंदिर किस जिले में अवस्थित है? कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, कन्नौज, ग्रेटर नोएडा। देखिए उत्तर प्रदेश में एक जेके मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है, ठीक है। ये कहाँ पे है? तो ये आपका कानपुर नगर में है। देखिए राधा कृष्ण का मंदिर है और इसी को हम जेके मंदिर के नाम से जानते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ परियोजनाओं का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में राज्य दिया गया है, ठीक है। दोयांग जल विद्युत परियोजना ये किस राज्य में है? तो ये आपका नागालैंड में है। लोकटल जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो ये आपका मणिपुर में है। और धालेश्वरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो ये मिजोरम स्टेट में है। और रंगीत जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है? तो ये आपका सिक्किम राज्य में ये परियोजना है। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है सारे। तो ये हो जाएंगे आपके 1, 2, 3, 4 कौन से हैं? 1, 2, 3, 4 ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ जनजाति का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उनका निवास स्थान के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। सूची फर्स्ट में ओंगे जनजाति ये कहाँ पे निवास करती है? तो ये लिटिल अंडमान में निवास करती है, ठीक है। जोरवे जनजाति कहाँ पे निवास करती है? तो मध्य और दक्षिणी अंडमान में निवास करती है। सेंटिनल जनजाति कहाँ पे निवास करती है? तो ये सेंटिनल आइसलैंड पे रहती है। और शाम्पेन जनजाति जो कि ये निकोबारी द्वीप समूह पे निवास करती है। तो ये भी हो जाएगा 1, 2 एंड 3, 4 ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय के लिए परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उपरोक्त सभी का अधिकार। देखिए पूछा जा रहा है कि उच्च न्यायालय की जो परमादेश है, क्या है ये? रीट है, जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। कौन आते हैं? संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उपरोक्त में से सभी अधिकार। तो देखिए इसमें आते हैं उपरोक्त में से सभी अधिकार। देखिए उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत, मतलब कि हाई कोर्ट जो है उसके अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है कि अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृष्ठा ये संबंधित जो ये रीट जारी किया जाता है, मतलब जारी करने का अधिकार है।
लेकिन जहां उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जारी कर सकता है, वहीं जो है कि उच्च न्यायालय जो है कि मूल अधिकारों सहित अन्य विधिक अधिकारों की प्रवृत्त करने के लिए भी रीट जारी कर सकता है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन के उपरोक्त में सभी। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन जो है कि हुआ, तो देखिए क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ आपका संसदीय कानून के द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए 1956 की बात है। 1956 के संसद के अधिनियम के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषदों कौन कौन, उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिमी का गठन किया गया 1956 में। 1971 में 6ठी क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया और इस क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो इस क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो है कि गृह मंत्री होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वप्रथम सती प्रथा का कालांकित स्मारक मिला है? कांची, मस्की, एरण, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वप्रथम सती प्रथा का कालांकित स्मारक मिला है, किस स्थान पे मिला है? तो ये मिला है आपका एरण से। देखिए मनु गुप्त के एरण अभिलेख से 510 ईस्वी में उनके सामंत गोपराज का उल्लेख मिलता है, जो हूणों के साथ जो है कि युद्ध में मारा गया था और उसकी जो पत्नी थी वो जो है कि सती हो गई थी। ठीक है, तो सती प्रथा का प्रचलन का यह प्रथम अभिलेख प्रमाण है जो कि एरण से प्राप्त हुआ है। ठीक है, टोडरमल भू राजस्व व्यवस्था का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? नस्क, कणकूत, अनुमान, जाप्ती। टोडरमल भू राजस्व व्यवस्था का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो वो था जप्ती से। देखिए अकबर के शासनकाल में 24वें वर्ष में टोडरमल ने भू राजस्व बंदोबस्त की जप्ती प्रणाली को लागू किया था और ये जो प्रणाली थी ये जो है कि बिहार, मालवा, आगरा, अवध, इलाहाबाद, दिल्ली, मुल्तान तथा लाहौर में ये लागू थी। ठीक है, देखिए जप्ती जो थी ना, इससे विकसित होकर के 1580 ईस्वी में आइन ए दहशाला व्यवस्था लागू की गई। आइन ए दहशाला व्यवस्था लागू की जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सैंधव सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है वह किस नदी पर स्थित है? रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु। पूछा जा रहा है कि सैंधव सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो कि भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति की सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है वह किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो वो है आपका चिनाब नदी पे। देखिए हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी पुरा स्थल कौन सा है? तो वो है आपका मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है चिनाब नदी के दाएं तट पर। अगर हम बात करें दक्षिणी छोर की तो दक्षिणी छोर जो है कि दैमाबाद में है और ये महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है और ये गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी, उसके तट पर स्थित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? भगवान शिव की नटराज मूर्ति शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित उल्लेख भरत मुनि द्वारा लिखित अभिनय दर्पण से मिलता है। भारतीय नृत्य परंपरा में शास्त्रीय नृत्य की 4 शैलियाँ प्रचलित थी और वर्तमान समय में भारत 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इसमें असत्य कथन की पहचान करना है। भगवान शिव की नटराज मूर्ति शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित उल्लेख भरत मुनि द्वारा लिखित अभिनय दर्पण से मिलता है। देखिए शास्त्रीय नृत्य से संबंधित उल्लेख जो भरत मुनि द्वारा लिखित है वो क्या है? वो नाट्य शास्त्र है और आचार्य नंदिकेश्वर द्वारा जो रचित है वो है आपका अभिनय दर्पण। ठीक है, हालांकि दोनों से मिलता है। देखिए जो भरत मुनि द्वारा नहीं लिखा गया है, भरत मुनि द्वारा जो लिखा गया है नाट्य शास्त्र। ठीक है, और ये अभिनय जो है कि ये आचार्य नंदिकेश्वर द्वारा रचित है अभिनव दर्पण। ठीक है, इन दोनों से मिलता है। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि ये दिया है कि भरत मुनि द्वारा लिखित है। ये भरत मुनि द्वारा नहीं लिखित है। भरत द्वारा मुनि लिखित जो है कि क्या है वो नाट्य शास्त्र है, उससे भी मिलता है और ये
आचार्य नंदिकेश्वर द्वारा रचित है ये अभिनय दर्पण, इससे भी मिलता है, तो ये गलत है। भारतीय नृत्य परंपरा में शास्त्रीय नृत्य की 4 शैलियाँ प्रचलित है, बिल्कुल सही है। और वर्तमान समय में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? तो भारतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनी अट्टम और क्षत्रिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन असत्य है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ एक्ट एंड कानून दिए गए हैं और इसकी मुख्य प्रावधान क्या है ये दिया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें जो है कि क्या प्रावधान किया गया, इसमें यह प्रावधान किया गया कि भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण। अगस्त घोषणा 1940 में आया था, इसमें जो है क्या है, तो ये प्रादेशिक स्वशासन है। शारदा कानून, शारदा एक्ट जो कि 1930 का है, इसमें जो है कि विवाह की लड़कों की उम्र 18 वर्ष की गई और लड़कियों की 14 वर्ष की गई। माउंटबेटन योजना, ये योजना जो है कि भारत विभाजन से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 कौन सा हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है कि अवस्थित है आपका पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी तथा पश्चिमी गोदावरी जिले में पापी हिल्स के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो ये है कहाँ पे? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि ड्रिफ्ट मैदान का निर्माण कैसे होता है? समुद्री लहरों के निक्षेप से, हवा द्वारा लाई गई धूल के निक्षेप से, महाद्वीपीय हिमानी निक्षेप से, नदियों द्वारा लाए गए मालबा के निक्षेप से। ड्रिफ्ट मैदान का निर्माण कैसे होता है? तो ड्रिफ्ट मैदान का निर्माण जो है कि महाद्वीपीय हिमानी निक्षेप से होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि फुतहात-ए-आलमगीरी लेखक कौन थे? ईश्वर दास नागर, इनायत खान, अब्दुल हमीद लाहौरी, बदायूनी। फुतहात-ए-आलमगीरी इसके लेखक कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 श्री GS पॉइंट और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते हैं आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।